तो आज सबसे पहले पोलराइजेशन के एग्जांपल्स कर लेते हैं। पहला सिंपल एग्जांपल है, ये पोलराइड 1 है और ये पोलराइड 2 है और यहां से अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है। ठीक है, ये हुई और इसकी इंटेंसिटी I0 है और इन दोनों की एक्सिस में 45 डिग्री का एंगल है। अच्छा, ये पास एक्सिस होती है, इसको ध्यान रखना, पास एक्सिस होती है। तो तुमसे कहता है कि ये इंटेंसिटी कितनी होगी। सिंपल क्वेश्चन है। अब सुनो, ये तुम्हें याद है पहले पोलराइड से जब गुजरेगी तो ये I0/2 रह जाएगी। क्यों? ये हो जाएगी। अब जो I रह जाएगी वो फिर कितनी हो जाएगी? I0/2 cos स्क्वायर 45 डिग्री। क्यों? TM यही होगा ना, I0/2 cos स्क्वायर 45 डिग्री, तो I0/4 हो जाएगी। बस हो गया आंसर। ठीक है, ये तो सिंपल था क्वेश्चन, जस्ट मैं फॉर्मूले वो करवा रहा था। और तुम्हें याद होगा ये वाला जो लॉ होता था वो मालू लॉ होता था ना। ये तक। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। इसमें एक्चुअल में क्या था ना, दो पोलराइड थे बेटा, पोलराइड ए और पोलराइड बी। दो पोलराइड थे और इनमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट डाल देते आप। प्लेन पोलराइज्ड, मतलब पहले से पोलराइज थी। हाँ, ध्यान रखना, इसका मतलब पहले से पोलराइज थी, वो कहने का मतलब है जो है। ये हो गया। और इनकी जो पास एक्सिस है, इन दोनों की जो पास एक्सिस है वो 90 डिग्री पे दे रखी थी। और इससे जो इंटेंसिटी निकल रही थी, ठीक है, इससे जो इंटेंसिटी निकल रही थी वो अभी मैक्सिमम थी। ये था। अब तुम क्या करते हो नाउ, A is rotated 30 डिग्री। ठीक, ए नहीं बल्कि ए एंड बी दोनों, ए एंड बी बोथ। और
अब यहां से जो निकलती हैं फिर, तो वो सेम इंटेंसिटी होती है, सेम इंटेंसिटी आफ्टर ए एंड बी। तो अगर मान लो यहाँ पे आई ए इंटेंसिटी जा रही थी और यहाँ पे आई बी इंटेंसिटी जा रही थी, तो तुमसे कहता है आई ए अपॉन आई बी कितनी थी। एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देखो। आई ए और आई बी पहले से प्लेन पोलराइज थी, फिर दो अलग अलग पोलराइड से जाती हैं, पोलराइड ए और पोलराइड बी, और दोनों की जो पास एक्सिस है वो 90 डिग्री पे है, और ए से जो निकलती है भी वो मैक्सिमम इंटेंसिटी निकल रही है। ये हो गया। अब तुमने दोनों को 30 डिग्री रोटेट किया, तो अब जो दोनों पोलराइड से इंटेंसिटी निकली वो इक्वल है, तो आई ए अपॉन आई बी कितनी होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया? पहले ये बताओ बेटा, जो है क्वेश्चन समझ में आ गया? एक बार और रिपीट कर रहा हूं, सुन लो। दो पोलराइड हैं ए और बी, दोनों में आई ए और आई बी इंटेंसिटी की प्लेन पोलराइज्ड लाइट गिर रही है, मतलब पहले से पोलराइज्ड है। दूसरी बात, ए और बी की जो पास एक्सिस है वो 90 डिग्री बना रही थी, और अभी जो ए से निकल रही थी वो मैक्सिमम इंटेंसिटी निकल रही थी। उसके बाद तुमने दोनों को 30 डिग्री घुमा दिया, तो अब दोनों से जो निकलती हैं वो इक्वल इंटेंसिटी निकलती हैं, तो आई ए अपॉन आई बी ये करना है। तो सुनो, अभी यहां से मैक्सिमम निकल रही है, ठीक है। इसका मतलब एक तरीके से अगर ये ऐसे आ रही है, ध्यान से देखना बेटा, जो है तो इसमें और इसकी एक्सिस में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। बताओ क्लियर है कि नहीं है? अगर मैक्सिमम निकली है तो इन दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बताओ जो है। ठीक, लेकिन ए और बी में पास एक्सिस 90 डिग्री का एंगल था, ये था। इसका मतलब इनमें और इसमें ये अभी 90 डिग्री का बन रहा होगा। बता क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा जो है? किस में? टेलीग्राम में? टेलीग्राम में? फिर नहीं, मैं हाँ देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, आई कैन सी, देख रहा हूँ बेटा जो है। ठीक है, तो अब ये बताओ कि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल हुआ कि नहीं हुआ? बताओ जो है, इन दोनों में 90 डिग्री हुआ। हाँ, लेकिन तुम्हारे दिख रहे हैं मुझे बेटा जो है, ठीक है, तुम्हारे दिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सुनो, अब तुमने दोनों को 30 डिग्री घुमा दिया। अब ध्यान से देखना, दोनों को तुमने 30 डिग्री घुमा दिया, इसका मतलब अब जो इन दोनों के बीच में एंगल बना वो 30 डिग्री बना। बता क्लियर है? और इन दोनों के बीच में अब 60 डिग्री बना, क्यों? तू रिप्लाई करते रहना, मेरे को दिख रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल बना, और अब इंटेंसिटी इक्वल है, क्यों? नाउ इंटेंसिटीज आर इक्वल। तो जरा देखना, ये नहीं बनेगा बेटा जो है आई ए कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू आई बी कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। ये बता समझ में आया कि नहीं आया? अब बता, अब दोनों की सेम है बेटा जो है, तो आई ए कॉस स्क्वायर 30 और आई बी कॉस स्क्वायर 60, ये दोनों इक्वल हो गए। अब यहां से आई ए अपॉन आई बी निकाल ले, बस हो गया।
एक बार दोबारा सुन ले। ए से मैक्सिमम इंटेंसिटी निकल रही थी पहले, तो इसका मतलब ये जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है और ए की जो पास एक्सिस थी उसमें 0 डिग्री का एंगल बन रहा था, और ए और बी में 90 डिग्री का एंगल दिया था। इसका मतलब पहले क्या था बताओ, इसकी पास एक्सिस, सॉरी, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन और इसकी पास एक्सिस में फिर 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब दोनों को तुमने 30 डिग्री घुमा दिया, तो इसका मतलब ए के साथ नया एंगल 30 हो गया, लेकिन बी के साथ नया एंगल 60 डिग्री हो गया, और अब तुम्हें इंटेंसिटी इक्वल दे रखी है। तो इसका मतलब आई ए कॉस स्क्वायर 30 और आई बी कॉस स्क्वायर 60, वो दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। वहां से आई ए अपॉन आई बी फाइंड कर लोगे। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा, ये बता जो है, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये वाला एग्जाम्पल? ठीक, अब चलते हैं थर्ड। इसमें ये पोलराइड ए था, ये पोलराइड बी था, और इन दोनों के बीच में पास एक्सिस में 0 डिग्री का एंगल दिया था। और नहीं, ये अनपोलराइज थी, सॉरी, ये अनपोलराइज थी, और इसमें इंटेंसिटी आई दे रखी थी। तो तुम्हें यहां से बोला था कि I/2 इंटेंसिटी निकली, ये दिया हुआ था। ठीक है, ये दिया हुआ था। तो सिंपल सी बात है कि ये जो I है ये यहीं पे I/2 हो जाएगी, और ये आगे भी I/2 जा रही है। तो इसका मतलब देयरफॉर ये हमने निकाला, देयरफॉर इन दोनों के बीच में जो पाथ एक्सिस है वो 0 डिग्री का एंगल फॉर्म कर लिया। अनपोलराइज्ड लाइट पहले ए से पास हुई तो I/2 हो गई, और फिर बी से निकलने के बाद भी तुम्हें दे रखा है कि ये गिवन था, ये गिवन था। बी से निकलने के बाद भी I/2 इंटेंसिटी रहती है। इसका मतलब ए और बी के पास एक्सिस के बीच में 0 डिग्री का एंगल हो गया। ये तो पहला पार्ट हो गया। अब तुमसे क्या कहता है कि इसके बीच में एक तीसरा पोलराइड और रख देते हो, ए और बी के बीच में एक तीसरा पोलराइड और रख देते हो, सी कह लो। पोलराइड सी रख दिया तुमने, ठीक। और अब तुमसे कहता है कि अब इंटेंसिटी I/8 रह जाती है। ठीक है, अब तुमसे कहता है कि I/8 इंटेंसिटी रह जाती है। तो इन दोनों के बीच में पास एक्सिस में कितना एंगल होगा, थीटा कितना होगा, ये पूछा हुआ है। अब सुनो, ए और बी इन दोनों में 0 डिग्री का एंगल था, और ए और सी में मैंने थीटा मान लिया है, तो इसका मतलब बी और सी में भी थीटा ही होगा ना, ऑल्सो थीटा। समझ में आ गया बेटा, ये बता जो है, नहीं है, इसमें भी थीटा ही हो गया। अब उसके बाद क्या होगा सुन, अब ये तो हो गई I/2, तो इसका मतलब यहां से जो निकलेगी वो I/2 कॉस स्क्वायर थीटा होगी ना फिर। और फिर यहां से जो निकलेगी वो उसका एक बार और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी। बता, ये कितनी हो जाएगी बेटा, ये जो है ये हो जाएगी I/2
कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भी कॉस स्क्वायर थीटा, क्यों? इसका भी कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। और ये कितना दिया हुआ होता है जो है, I/8 दिया हुआ है, नहीं है, I/8 दिया हुआ है, तो यहां से थीटा निकाल लो, बस हो गया। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, सुन लो। पहले सिर्फ ए और बी थे, और ए पे अनपोलराइज्ड लाइट गिर रही थी, और जब बी से निकल रही थी तो I/2 निकल रही थी। तो जब वो ए से पास हुई होगी तो I/2 हो गई होगी। अब बी से पास होने के बाद भी I/2 रह रही है, तो इसका मतलब ए और बी की पास एक्सिस में 0 डिग्री का एंगल है, ये हमने कंक्लूजन निकाला। अब वो कहता है कि ए और बी के बीच में अब सी पोलराइड रख दिया तुमने, तो अब जो बी से निकल रही है वो I/8 रह जाती है, कहता है इंटेंसिटी। तो ए और सी के बीच में कितना एंगल है ये तुमसे पूछा था, तो ए और सी के बीच में मान लो थीटा मान लिया, तो बी और सी के बीच में भी थीटा ही होगा, नहीं है, बी और सी के बीच में ही थीटा होगा, बिकॉज ए और बी पैरेलल थे। उसके बाद अब जो ए से निकलेगी वो I/2 होगी, फिर जो सी से आगे जाएगी उसमें कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और फिर जब और बी से आगे जाएगी तो एक बार कॉस स्क्वायर थीटा और हो जाएगा, और वो तुम्हें I/8 दिया हुआ है, तो वहां से थीटा निकाल लोगे। तो मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो गया होगा क्या है। अब चलते हैं फोर्थ। टीएम समझ में आ रहे हैं बेटे, ये वाले क्वेश्चंस क्या हैं? वैसे तो बड़ा सिंपल है, देखो तुम अगर देखोगे ना, बेसिक तो ये है, सीधी सी बात है कि अनपोलराइज्ड लाइट अगर एक बार पोलराइड से गई तो इंटेंसिटी हाफ रह जाएगी, ठीक। फिर प्लेन पोलराइज्ड एक पोलराइड से गई, फिर समझ गए ना, प्लेन पोलराइज्ड एक पोलराइड से गई, और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन और पास एक्सिस में अगर थीटा का एंगल है तो फिर वो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाती है, बस उसके कॉस स्क्वायर थीटा हो जाती है, ये है बस मेन कंसेप्ट कह लो, ठीक। एक और देख लो, ये पोलराइजर 1 है और ये 2 है। यहां से अनपोलराइज्ड गई और इसकी इंटेंसिटी I0 दे रखी है, ठीक है, ये होगी। अच्छा ये 3 है, सॉरी, इसके बीच में एक 2 भी है, और ये तुम्हें दे रखा है 60 डिग्री, ये गिवन है, और ये तुम्हें इंटेंसिटी निकालनी है कितनी होगी, हाँ। और एक चीज तुम्हें और दे रखी है, ये और ये तुमसे कहता है क्रॉस्ड है, मतलब इनकी पास एक्सिस, हाँ ध्यान रखना, देयर पास एक्सिस। क्रॉस्ड का मतलब 90 डिग्री है, क्यों? समझ गए ना? तो वो तुम्हें इंटेंसिटी वो निकालनी थी कितनी होगी। अब सुनो, इसमें और इसमें 90 डिग्री है, लेकिन इसमें और इसमें 60 डिग्री दिया हुआ है, क्यों? इन दोनों में 60 डिग्री दिया हुआ है, तो इसका मतलब इसमें और इसमें 30 डिग्री होगा, क्यों? समझ में आया बेटा? 1 और 3 क्रॉस्ड हैं, उनमें 90 डिग्री है, 2 और 3 में 60 डिग्री दिया हुआ है, तो इसका मतलब 1 और 2 में 30 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे अनपोलराइज्ड है, ये I0 है, तो पहली बात तो ये I0/2 आ गई, क्यों? ये हो गया। अब ये बताओ, यहाँ पे cos स्क्वायर 30 यहाँ मल्टीप्लाई होगा और cos स्क्वायर 60 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, क्लियर है?
ये बता बेटा जो है, इसमें cos स्क्वायर 30 मल्टीप्लाई होगा और इसमें फिर cos स्क्वायर 60 मल्टीप्लाई होगा। क्यों? cos स्क्वायर 60 मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब I की वैल्यू कितनी आ जाएगी बता? I नॉट बाई 2 cos स्क्वायर 30 से भी मल्टीप्लाई होगा इनटू cos स्क्वायर 60 से भी मल्टीप्लाई होगा। बस हो गया। तो ये आंसर आ गया। टीएम बता बेटा, कोई डाउट है? कोई डाउट है? ये ना, लास्ट में फिर भी एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। सबसे पहली बात, जिसको मैं एक्सिस कह रहा था उसको पास एक्सिस कहता हूं। दूसरी बात, क्रॉस्ड का मतलब 90 डिग्री हो गया। तीसरी बात, अनपोलराइज्ड को अगर एक पोलराइजर से पास करोगे तो इंटेंसिटी हाफ रह जाएगी। अगली बात, एक पोलराइज्ड लाइट को पोलराइड से पास करोगे और दोनों में थीटा का एंगल है, मान लो वो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन और पास एक्सिस में थीटा का एंगल है, तो फिर कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस ये है, क्या इतना है। तो मेरे ख्याल से पोलराइजेशन की प्रॉब्लम्स तुम कर लोगे, ठीक है ना? अब कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब चलते हैं वेव फ्रंट। सबसे पहली बात, कोई भी जो वेव फ्रंट होता है ना, वो बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है। बस हो गया। जस्ट लाइक इक्वी पोटेंशियल सरफेस, जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ी थी। इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और इक्वी पोटेंशियल सरफेस में तुम्हें याद होगा दो चीजें हमने पढ़ी थी। एक तो हर पॉइंट सेम पोटेंशियल में होता है। क्यों? एवरी पॉइंट सेम पोटेंशियल में होता है। और दूसरा तुम्हें याद होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता था। क्यों? ये दो चीजें पढ़ी थी ना हमने, कि हर पॉइंट एक तो सेम पोटेंशियल पे होता है और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू क्या होता है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है। ये होता था इक्वी पोटेंशियल सरफेस में। अब वेव फ्रंट में क्या होता है? पहली बात, हर पॉइंट सेम फेज में होगा, फेज एंगल में। ठीक है? एवरी पॉइंट एट सेम फेज एंगल। एक तो ये हो गया। ठीक है? दूसरा, यहां पे जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी c, वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है। बस हो गया। वेलोसिटी ऑफ लाइट c, इट इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। अब मैं कुछ वेव फ्रंट्स ड्रॉ कर रहा हूं, उन पे भी कई बार क्वेश्चंस बनते हैं, देखते हुए चलना। ठीक है? मान लो मैं प्लेन मिरर पे ड्रॉ करता हूं। अगर लाइट ऐसे गिरी तो ऐसे आ जाएगी, या कह लो अगर ऐसे आई तो ऐसे आ गई। बता, क्लियर है? अब देखो,
या मैं एक काम करता हूँ, पहले लाइट ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद फिर इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वगैरह वो करता रहूंगा, ठीक है। कनकेव अगर मिरर देखूंगा मैं, तो इसमें क्या होगा देखो, अगर लाइट ऐसे गिरी तो ऐसे आ जाएगी। अगर मैं कन्वेक्स मिरर ड्रॉ करूंगा, ऐसे लाइट गई तो ऐसे हो जाएगा। अगर मैं कन्वेक्स लेंस देखूंगा तो ऐसे आई और ऐसे हो गई। अगर मैं कनकेव लेंस देखूंगा, ऐसे लाइट आई और ऐसे हो गई। इसको पीछे एक्सटेंड कर दे रहा हूं। और अगर मैं, ये रेयरर है ये डेंसर है, इसमें करूंगा तो लाइट अगर ऐसे आई तो ऐसे हो गई। ऐसे कह लो। कुछ समझ में आ रहा है? पहले ये बताइए, तो सिंपल है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? टीएम, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं, जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है ना, उसको येलो से दिखा रहा हूं, ठीक है। पहले इंसिडेंट ड्रॉ कर देता हूं। इंसिडेंट जो वेव फ्रंट है, इसको सारी फिगर्स में मैं येलो से ड्रॉ कर रहा हूं। तो देख, इसमें ये इंसिडेंट है, इसमें ये इंसिडेंट है, मतलब सभी में इंसिडेंट प्लेन है अगर देखेगा ना। ये हो गया, क्यों? ये हो गया, ये आ गया, और इसमें ये आ गया। बता यहां तक कोई प्रॉब्लम? इंसिडेंट वेव फ्रंट में बता कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये इंसिडेंट हो गया, क्यों? ठीक। अब रिफ्लेक्टेड या फिर रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट को मैं वाई से दिखा दूंगा, वाइट से दिखा दूंगा। रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड, इसको मैं दिखा दूंगा वाइट से। तो देख, इसमें ऐसे हो जाएगा, बस हो गया, ये हो गया। और इसमें जरा देखना, हाँ ध्यान से देखना बेटा जो है। बता ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बता। इसमें बता ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है बेटा जो है। और इसमें ऐसा लग रहा होगा, देख। और इसमें ऐसे दिख रहा होगा, देख। और इसमें फिर ऐसे दिख रहा होगा। बताइए क्लियर है या नहीं है? और इसमें फिर ऐसे दिख रहा होगा। मतलब एक तरीके से ना, जहां पे कन्वर्ज हो रही है या डाइवर्ज हो रही है, उसको सेंटर मान के सर्किल ड्रॉ करना है। टीएम समझ में आ रहा है बेटा? ये बता, जहां पर रेज कन्वर्ज हो रही है या फिर जहां से डाइवर्ज हो रही है, देखना ये सेंटर हुआ ना, इसके अबाउट तेरे को वो करना है। ये हो गया देख सेंटर, इसके चारों तरफ तेरे को सर्किल ड्रॉ करना है, ये कह लीजिए इसको सेंटर मान के। तो ये इस टाइप का बनेगा, बस हो गया, ये कह लीजिए।
अब पता क्वेश्चन कैसे देगा तेरे को जो है, क्वेश्चन ना कुछ ऐसे दे देगा, देख बताता हूँ क्वेश्चन क्या देगा। कि तेरे को क्वेश्चन कुछ ऐसे देगा कि तेरे को एक तो दे देगा इंसिडेंट ये है कह देगा, और रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड ये है, ये दो फिगर दे रखी होंगी तेरे को, इस टाइप की फिगर दे रखी होंगी, तो तेरे से पूछेगा क्या है ये। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया बता जो है, तेरे को एक इंसिडेंट दिया होगा, एक रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट दिया होगा, तेरे से पूछेगा क्या है ये जो है। तो देख एक तो ये कनकेव मिरर हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है जरा देख, ये हो सकता है बेटा जो है, देख जरा, ये या तो कनकेव मिरर हो सकता है या फिर कनकेव लेंस हो सकता है, क्यों? कनकेव मिरर या फिर लेंस हो सकता है। समझ में आया या नहीं आया बेटा बता जो है, ये क्वेश्चन किस टाइप का बनेगा जो है, ये कह लीजिए। और एक और देख, जैसे ना ये वाला, ये वाला एंगल मान ले अल्फा है, और ये वाला एंगल मान ले बीटा है, तो बता किस में एंगल जो है कम बनेगा? बीटा विल बी लेस देन अल्फा, मतलब डेंसर में एंगल कम होगा, ध्यान रखना बेटा जो है। एंगल स्मॉल, एक इसमें भी कुछ हो सकता है, समझ में आया बता जो है, कि ये जो सरफेस है, ये वाली जो सरफेस है, इसमें वेव फ्रंट जो एंगल फॉर्म कर रहा है, इससे जो वेव फ्रंट एंगल फॉर्म कर रहा है वो डेंसर मीडियम में छोटा होगा, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ऐसे बना के देखना। तो ये फिगर्स क्लियर हैं या नहीं है बता बेटा जो है, कि इंसिडेंट अगर है तो फिर रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड कैसा होगा। और मैंने तुम्हें बता दिया कि जहां से भी कन्वर्ज हो रही है या डाइवर्ज हो रही है उसको सेंटर मान लेना, ठीक है ना, उसको सेंटर मान के फिर सर्किल ड्रॉ कर देना, तो वहां से पता चल जाता है बस हो गया जो है। तो ये वेव करंट है कि सारे के सारे पॉइंट्स सेम फेज एंगल में होंगे, और कोई भी वेव फ्रंट, ठीक है ना, कोई भी वेव फ्रंट क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट सी वेक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये कह लेते हैं। अब इसमें आता है हाइगेन्स प्रिंसिपल। ये कहता है कि t इक्वल टू 0 पे मान लो तुम्हें वेव फ्रंट गिवन है, हाँ, वेव फ्रंट नोन है, तो t इक्वल टू टी में तुम कैसे ड्रॉ करोगे? समझ में आया, t इक्वल टू 0 पे तुम्हें वेव फ्रंट दिया हुआ है, तो t इक्वल टू टी में तुम कैसे ड्रॉ करोगे? तो इसका तरीका क्या होता है, जैसे ना मान लो ये सोर्स है बेटा, यहां से लाइट ऐसे निकली, हाँ, अब मान लो ये वेव फ्रंट बन गया t इक्वल टू 0 पे, अब इसमें क्या होगा ना, इसमें हर पॉइंट एक नया सोर्स बन जाएगा,
ये गिवन था, ये वेव फ्रंट मुझे गिवन था, ये हो गया। अब तुम क्या करो कि इसको सेंटर मानते हुए तुम सी टी इतनी रेडियस के सर्किल ड्रॉ कर दो, क्योंकि टी टाइम में सी टी आगे नहीं चला गया होगा, ये बता बेटा जो है। इनको सेंटर मानते हुए तुम क्या करना, पहले मैं ये ड्रॉ कर ही लेता हूं। तुमने क्या किया, इसको ना, इनको सेंटर मानते हुए सी टी रेडियस के सर्किल ड्रॉ कर दिए बेटा। इसकी रेडियस है सी टी। उसके बाद फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है लाइट आगे को जाएगी, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इनको ना टच करते हुए, मतलब ये टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ऐसे कह लो। टीएम समझ में आया बेटा, ये बता जो है, इनको टच करते हुए ये तुमने ड्रॉ कर दिया, तो बस हो गया, ये बन गया वेव फ्रंट एट टाइम टी। पॉइंट क्लियर हुआ कि तुम्हें t इक्वल टू 0 पे वेव फ्रंट दिया हुआ है, तो उसमें हर पॉइंट एक नया सोर्स बन जाएगा। तो वहां से सी टी सर्किल का, सी टी रेडियस का तुम क्या करो, सर्किल ड्रॉ करते चले जाओ, और फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन ये इंपॉर्टेंट है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में उनके टेंजेंट्स को टच करते हुए एक सरफेस बना दो, तो वो फिर तुम्हारा वेव फ्रंट एट टाइम टी हो जाएगा, बस हो गया। कोई डाउट बता, इसमें कोई डाउट है? नहीं है ना? अब यहां से ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फिर प्रूफ आता है, कैसे होता है देखो। प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम हाइगेन्स प्रिंसिपल। वो देखो कैसे प्रूफ होता है। जैसे मान लो ये आया और ये आया, यहां से ऐसे लौटा और यहां से ऐसे लौटा। अब ध्यान से देखना है, ये एंगल आई है और ये वाला जो एंगल है, ये एंगल आर है ना। पहले बताओ ये क्लियर है? आई एंगल कौन सा है, आर एंगल कौन सा है? हमें आई इक्वल टू आर वो करना है, ठीक। अब सुनो, ये वाली लाइट यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे पहुंच गई है बेटा, ये ना, ये दोनों पॉइंट ऐसे कह लो, ये हो गए। हाँ, ये दोनों के दोनों t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे पहुंच गए। एक मिनट, नहीं, थोड़ा सा मैंने वो लिया है, इसको परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा ना बेटा, इसको परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा ना, वैसे इसके परपेंडिकुलर ये लेना पड़ेगा। समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूँ बेटा जो है, यहाँ से ना फिर ये इक्वल हो जाएंगे ना, यहाँ तक साथ आए, क्यों?
ये इक्वल हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ ये 2 पॉइंट्स कह रहा हूं, ये वाले, ये हो गया। ठीक, अब सुनो, इसको मैं कह दे रहा हूं ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। अब देख, सी से लेके बी तक मान ले उसको टी टाइम लगता है, ठीक, सी से लेके बी तक मान ले टी टाइम लगता है। तो इसका मतलब जो सी बी डिस्टेंस होगी वो तेरे को लग रहा है सी टी होगी, बता। बता बेटा, ये समझ में आया कि नहीं आया, बता जो है। सी से लेके बी तक ये वाली रे को पहुंचने में, मान ली ये वाली रे को पहुंचने में टी टाइम लगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सी बी डिस्टेंस कितनी हो गई, ये हो गई। अब यहां से लेके यहां तक मतलब ऐसे समझना, टी टाइम पे अब जो ए डी डिस्टेंस होगी, ये बता देयरफॉर जो ए डी डिस्टेंस होनी चाहिए, ये भी बता सी टी के इक्वल होनी चाहिए। बता बेटा, क्लियर है, ये भी क्या होनी चाहिए, सी टी के इक्वल होनी चाहिए। ठीक, अब दूसरी बात सुन, ये बता ये वाला जो एंगल होगा ये 90 माइनस आई होगा, तो ये वाला एंगल आई बनेगा, देख ये एंगल आई बनेगा। इसी टाइप से ये वाला एंगल 90 माइनस आर होगा, तो ये वाला एंगल भी आर बन जाएगा, क्यों? ये बताइए, क्लियर है, ये एंगल आर हो गया। अब तू ये देख, ए सी बी और ए डी बी में, ट्रायंगल ए सी बी एंड ए डी बी में ए बी तो कॉमन है, देख जरा, देख ए बी साइड तो कॉमन है, क्यों? ए बी साइड कॉमन है। और दूसरा जो सी बी है और ए डी है वो भी इक्वल है, देख सी बी और ए डी वो भी इक्वल है और वो सी टी के इक्वल है। समझ में आया बेटा, ये बता जो है। नहीं, अगर तू देखेगा ए सी बी और ए डी बी, इनमें ए बी तो कॉमन हो गया, और बी सी और ए डी वो साइड भी इक्वल है। तो वहां से तू देखना एंगल आई और एंगल आर फिर क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। अगर तू देखेगा तो एंगल आई और एंगल आर क्या हो जाएगा, बता जो है। देयरफॉर एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये हो गया, सो टीएम। समझ में आ गया बेटा क्या है इसमें जो है, ठीक है। तो वो दो ट्रायंगल देख लेना, ए सी बी और ए डी बी, ये कह लेना। अब चलते हैं प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, मान ले इसमें स्पीड ऑफ लाइट v1 है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट v2 है। एक मान ले ऐसे गिरा, पहली बात तो क्या हुआ ना, यहां तक दोनों साथ आ रहे थे, ध्यान रखना बेटा जो है। समझ में आ रहा है, बता, यहां तक दोनों साथ थे, जैसे पिछली बार किया था मैंने।
दूसरी बार देख, अब मान लो ये ऐसे हो गए, तो इसके बाद फिर 7 हो गए। बता क्लियर है? पहले ये बता, ये क्लियर है या नहीं है बेटा, बता। समझ में आ गया ना? यहाँ के बाद ये फिर क्लिक वो हो गया। अब देख, ये वाले एंगल को मैं I1 कहूंगा, क्यों? और ये वाले एंगल को I2 कहूंगा, बिल्कुल जैसे पहले किया था, ध्यान से देखना। ये हो गया, तो फिर ये वाला एंगल देखना I1 आ जाएगा बेटा, और ये वाला जो एंगल आएगा ये I2 आ जाएगा। चेक कर जरा, चेक कर बेटा जो है, समझ में आ गया ना? अब दूसरी बात देख, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। अब देख, जितने टाइम में ये यहां से यहां पहुंचा, उतने टाइम में ये यहां से यहां पहुंचेगा। ये बता क्लियर है कि नहीं है? बता। जितने टाइम में ए सी तक पहुंचेगा, उतने टाइम में बी डी तक पहुंचेगा। तो इसका मतलब इसको मैं कह सकता हूं कि ये V2 इंटू टी है। और ये है V1 इंटू टी। बता, ये बता, ये समझ में आया बेटा? ये बता जो है, ये V1T है और ये क्या है? V2T है। क्यों? अब जरा देखना साइन I1 कितना आ रहा है, देख। साइन I1 चेक करना है, ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ये वाले की। ये आ रहा होगा V1T अपॉन AD। देख, बता। ये 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 है बेटा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आ गया कितना? साइन I1 तो आ गया V1T अपॉन AD, और साइन I2 कितना हो गया? ये आ गया V2T अपॉन AD। कोई डाउट नहीं है ना? अब दोनों को डिवाइड कर दे, तो टी ए डी, टी ए डी कैंसिल। तो इसका मतलब साइन I1 अपॉन साइन I2, साइन I1 अपॉन साइन I2, ये V1 अपॉन V2 हो गया। और तेरे को याद होगा V1 जो होता था ना, वो C अपॉन म्यू1 होता था, और वो होगा C अपॉन म्यू2 होगा। क्यों? याद रहा, V1 हो गया C अपॉन म्यू1 और वो हो गया C अपॉन म्यू2। तो जरा यहां से चेक करके देखना बेटा जो है, यहां से आ रहा होगा फिर म्यू1 साइन I1 इक्वल टू म्यू2 साइन I2 आगे देख। तो बस यही तो स्नेल्स लॉ है। ये है, बस हो गया। क्यों? प्रूफ समझ में आया या नहीं आया बेटा, बता जो है। ए बी तक साथ थे, सी डी तक साथ थे, ऐसे हो गया ना? एक तरीके से ए बी तक साथ थे, सी डी तक, सी डी के बाद फिर से साथ हो जाएंगे। इसका मतलब ए से लेकर सी तक उसने मान लो टी टाइम लिया, तो वो डिस्टेंस हो गई V2 इंटू टी। और बी से लेकर डी तक भी उसने टी टाइम लिया, तो V1 इंटू टी हो गया। उसके बाद साइन I1 अपॉन साइन I2 कर देना, तो वहां से आ जाएगा। ये कर लेते हैं।
तो ये वेव फ्रंट वाले क्वेश्चन देख लेना कैसे होंगे। अब एक एग्जाम्पल करवा दे रहा हूँ, वो देख लो। ये आया था 2007 में और पैसेज टाइप क्वेश्चन था। पैसेज टाइप था। हाँ, ऐसे मान लो ये A B C D E F G H और ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। देख लेना कैसे था। सबसे पहला पार्ट क्या था इसका, लाइट ट्रेवल्स एज इसमें ऐसे दिया था, मैं सीधे आंसर ही बोल रहा हूं और लिख दूंगा। हाँ, एक बोला था पैरेलल बीम इन ईच मीडियम, दूसरा था कन्वर्जेंट बीम इन ईच मीडियम, तीसरा था डाइवर्जेंट बीम इन ईच मीडियम और एक था डाइवर्जेंट बीम इन वन मीडियम एंड कन्वर्जेंट बीम इन अदर मीडियम। तो तुम्हें लग ही रहा होगा ये पैरेलल बीम इन ईच मीडियम आएगा ना इसका आंसर। ये बताइए लग रहा है कि नहीं लग रहा, बता। पैरेलल बीम इन ईच मीडियम, क्यों इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? न कन्वर्जेंट है न डाइवर्जेंट है, बिकॉज ये वाला वेव फ्रंट है। क्यों, ये जो हमने किया था ये वाला है ना, ये वाला। क्यों टीएम, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना इसमें? समझ गए? दोनों मीडियम में पैरेलल बीम आ रही है। तो पहला तो ये था क्वेश्चन जिसका, ठीक। दूसरा पार्ट क्या था सुन। दूसरा पार्ट बस फेज पे था, बस ये बता दे रहा हूँ, सीधे सीधे फेज पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक बात बता, फेज एंगल ऑफ ए वो फेज एंगल बी के इक्वल होगा, बस इसी पे बेस्ड था। समझ में आ रहा है? बताओ जो है इसी टाइप से फेज सी और फेज डी एंड सो ऑन, बस इसी पे बेस्ड था। ये भी क्लियर है? टीएम बता बेटा, ए बी का सी डी का ये फेज एंगल सेम होगा, ठीक। तीसरी बात, तीसरा किस पे था वो भी बता दे रहा हूं। ये बता, ये वाली जो एंगल है ये छोटा एंगल बना रहा है ना इसके साथ में, ये मान ले अल्फा है, ये बीटा है। तो तेरे को अल्फा लेस देन बीटा दिख रहा होगा, इसका मतलब मीडियम 2 ये डेंसर है। फिर क्यों? तीसरा क्वेश्चन इस पे बेस्ड था, अभी किया था ना हमने। डेंसर मीडियम में छोटा एंगल बनेगा, ध्यान रखना जो है, ठीक है। वेव फ्रंट जो सरफेस से बनाएगा वो डेंसर हो गया, तो इसका मतलब स्पीड किस में कम होगी बता जो है। देयरफॉर v2 लेस देन v1 होगा। समझ में आया? सेकेंड मीडियम में वेव फ्रंट सरफेस से छोटा एंगल बना रहा है तो वो डेंसर मीडियम होगा, और डेंसर मीडियम में तुम जानते हो स्पीड क्या होती है, कम होती है। तो इसका मतलब v2 की वैल्यू v1 से क्या होगी, कम होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वेव फ्रंट में, ठीक। तो तुम्हारा आज वेव फ्रंट भी कंप्लीट हो गया और पोलराइजेशन के एग्जाम्पल्स हो गए। बाकी चलो नेक्स्ट में करते हैं। ओके, बाय एंड थैंक यू।